नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024, जो कि आपकी एग्जाम होने वाली है 27 सितंबर और 28 सितंबर को। आपकी एग्जाम 4 पारियों में होगी। तो मेरे साथियों, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए विज्ञान के टॉप 130 प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम प्रश्नों के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कोई साथी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी लेकर आ जाऊँगा। और मेरे साथियों, इस सेशन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर जिन साथी ने इन सेशन को इग्नोर किया तो आपकी सीईटी में कम से कम 10 से 15 नंबर कम होने वाले हैं। तो मेरे साथियों, अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? सही मिलान करना है। एक तरफ दे रखे हैं पोषक तत्व और दूसरी तरफ दे रखे हैं उदाहरण। पहला है प्रोटीन। तो मेरे साथियों, प्रोटीन उदाहरण में कौन सी प्रोटीन है? तो इसका मिलान करना है। प्रोटीन हो गई मायोसिन प्रोटीन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो शर्करा हो गई। तीसरा है वसा। तो मेरे साथियों, वसा कौन सी है? कोलेस्ट्रॉल। और खनिज पदार्थ कौन से होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो मेरे साथियों, नीचे कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो ए में तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो मेरे साथियों, ए में फोर्थ हो जाएगा और बी में थर्ड हो जाएगा और सी में सेकंड हो जाएगा और डी में फर्स्ट हो जाएगा। तो मेरे साथियों, पहला ऑप्शन ही सही मिल रहा है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मेरे साथियों एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दो खनिज पदार्थ हैं, जो कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? दूध है, मक्खन है और पनीर। शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के शरीर का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा मोमी पदार्थ होता है, जो दो मुख्य स्रोतों यकृत और हमारे आहार से प्राप्त होता है। यह रक्त में अघुलनशील होता है। और मेरे साथियों, जो मायोसिन प्रोटीन होती है, वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हृदय की पेशियों एवं कुछ कंकाल पेशियों में संकुचन एवं गति के लिए आवश्यक होती है। और मेरे साथियों, नोट में क्या लिख रखा है? जो केरोटीन प्रोटीन होती है वो हमारे नाखून, बाल और खुर में पाई जाती है। अब मेरे साथियों, 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटी हेलमिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिकाएं कौन सी हैं, जो किडनी की तरह काम करती हैं तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है स्पंज कोशिका, दूसरा है स्टेम कोशिका, तीसरा है फ्लेम कोशिका और चौथा है वसा कोशिका। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लेम कोशिका। इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। फ्लेम कोशिका प्लेटी हेलमिंथेज संघ के जीवों की प्रमुख विशेषता है। इसकी सहायता से इस संघ के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। इस संघ के जीव प्राय परजीवी होते हैं, जैसे उदाहरण है पेसियोला और प्लेनेरिया और टीनिया सोलियम। ये प्लेटी हेलमिंथेज के सदस्य होते हैं। एक आती है मेरे साथियों स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं की प्रतिकृति बनाने में क्षमता रखती हैं और जिनसे शरीर की अन्य कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है। इन्हें प्राय भ्रूण से प्राप्त किया जाता है। मेरे साथियों, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम भ्रूण से प्राप्त करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, जो कि एसएससी सीजीएल 21 मार्च 2023 का प्रश्न है। तो मेरे साथियों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4.4%, दूसरा है 2.3% और तीसरा है 5.9% और चौथा है 3.2%। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.4%। अब इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। मानव द्वारा श्वास छोड़ने में फेफड़ों के द्वारा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। मेरे साथियों, जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दरअसल मानव द्वारा अंतः श्वसित वायु में, मेरे साथियों, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जबकि हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उच्छ्वसित करते हैं, तब वायु में 16.4% ऑक्सीजन होती है तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, मेरे साथियों, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। श्वसन में कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे साथियों, जब बंद कमरे में अंगीठी जलाकर कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी रात में मृत्यु हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? श्वसन में कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु वायरस जनित रोग है? मेरे साथियों, इनमें कुछ रोग दे रखे हैं, उनमें विषाणु जनित वायरस को ढूंढना है।
पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है मलेरिया और चौथा ऑप्शन में दे रखा है ट्यूबरकलोसिस। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित वायरस रोग होता है। तो मेरे साथियों अब इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है, वहीं ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं एवं काली खांसी फेफड़ों की बैक्टीरियल या जीवाणु जनित बीमारी होती है। मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है तथा इस रोग की वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। मेरे साथियों विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं? एक तो पोलियो हो गया, एक HIV एड्स हो गया, एक मिजल्स हो गया और एक इन्फ्लुएंजा हो गए। ये विषाणु जनित रोग हैं। और जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? हैजा, प्लेग, कुष्ठ रोग, टाइफाइड और डिप्थीरिया। और कवक जनित रोग कौन से हैं? दाद हो गया, गंजापन और एथलीट फुट, ये कवक जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? मेरे साथियों इनमें कुछ जातियां दी हुई हैं प्रजाति, उनमें संकटग्रस्त प्रजाति आपको चुननी है। तो मेरे साथियों पहला ऑप्शन है हिमालय भूरा भालू, दूसरा है एशियाई चीता, तीसरा ऑप्शन है एशियाई हाथी और चौथा है धनेश। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी, जो कि संकटग्रस्त प्रजाति है। इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसे IUCN भी बोलते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके द्वारा एक मतलब रेड लिस्ट जारी की जाती है जिसमें एशियाई हाथी को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। हिमालय भूरे भालू को IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है और एशियाई चीता को IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। यह जीव केवल ईरान में सीमित संख्या में ही बचे हैं। एक मेरे साथियों CITES है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने एशियाई चीता को परिशिष्ट पस्ट में रखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? मेरे साथियों नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें आपको कवक से होने वाले रोग को पहचान करनी है। पहला है तपेदिक, दूसरा है दाद और तीसरा है हैजा और चौथा ऑप्शन है कोविड-19। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दाद है वो कवक जनित रोग होता है। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। मेरे साथियों दाद हो गया, गंजापन हो गया और एथलीट फुट आदि कवक जनित बीमारियां होती हैं। और तपेदिक हो गया, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं। और चिकन पॉक्स, HIV एड्स, मिजल्स आदि विषाणु जनित बीमारियां हैं। और तपेदिक जिसे हम टीबी बोलते हैं और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है। मेरे साथियों जो तपेदिक होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है और हैजा विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है तथा यह दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों से फैलता है तथा इसमें आंत प्रभावित होती है। और मेरे साथियों कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस जिसे SARS CoV-2 से होता है, यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है जातियां। जातियां वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती जहां वह पहले पाई जाती थी। तो मेरे साथियों उन प्रजातियों को क्या बोलते हैं? लुप्त प्रजातियां बोलते हैं। अब इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ एक लाल सूची जारी करता है जिसे रेड लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार 9 श्रेणियों में बांटा गया है। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है उसे IUCN विलुप्त घोषित कर देता है। जैसे डोडो और गुलाबी सिर वाली बतख है वो विलुप्त हो चुकी हैं। IUCN ने एशियाई चीता तथा हिमालय भूरा भालू को गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए संसद ने 11 दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में किस संघ का उदाहरण है? मेरे साथियों जो हाइड्रा होते हैं वो जंतु जगत के किस संघ से संबंधित होते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। हाइड्रा जंतु होते हैं वो सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित रखते हैं। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का जंतु है। मेरे साथियों जो हाइड्रा होता है वो सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का जंतु है। इस संघ के जीवों में एक अंतर गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रेटा के अन्य जीव कौन से हैं? फाइसेलिया, ओबिलिया, ओरेलिया और पेनिटुला, ये सब सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य हैं। पोरीफेरा के जीवों में केनाल तंत्र पाया जाता है। इसमें प्रवेशी छिद्र को ओस्टिया बोलते हैं तथा निकासी छिद्र को ओस्कुलम बोला जाता है। और इसके उदाहरण कौन से हैं? साइकोन और स्पंजिला। एक होता है प्लेटी हेलमंथी संघ के जीव प्राय परजीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण है प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया और सोलियम। ये प्लेटी हेलमंथी संघ के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटी हेलमंथीज वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा फित्ताकर्मी। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। RH वही टेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है कवक, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लेटी हेलमंथीज एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वर्ग में पित्ताकर्मी तथा यकृतकर्मी आते हैं। बुचेरिया निमेटोडा संघ तथा जोंक एनेलिडा संघ के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा के लगभग प्रतिशत को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं।
तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1%। इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं तथा शेष भाग को परावर्तित कर देते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लाल रंग में पौधे अधिकतम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और मेरे साथियों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पर्णहरित CO2 और H2O के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु जैसे मवेशियों में जीवाणु सेलुलोज में पाचन में मदद करते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुमेन, जिसे प्रथम आमाशय भी बोला जाता है। जुगाली करने वाले जीव के रुमेन में जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा या मुख से शुरू होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, हालांकि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। तो मेरे साथियों जो जो तीव्र रोग होते हैं वो कम अवधि तक होते हैं, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तीव्र रोग बीमारी छोटी अवधि में ठीक हो जाती है। आनुवंशिक रोग ऐसे रोग हैं जो बच्चों को उनके माता पिता के विरासत में मिलते हैं। ये रोग कौन से हैं, डायबिटीज, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये आनुवंशिक रोग होते हैं। और जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, टीबी हो गया, प्लेग, हेचा, डिप्थीरिया, टिटनेस और कोड, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। मेरे साथियों 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें संयोजी ऊतक का प्रकार चुनना है। रक्त हो गया, अस्थि हो गई और अस्थि बंधन हो गई। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। वे ऊतक जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे वसा संयोजी ऊतक, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गए, अस्थि बंधन ऊतक हो गए, अस्थि उपास्थि और तरल ऊतक को संयोजी ऊतक बोला जाता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें 80 अक्षीय कंकाल में तथा 126 उपांगीय कंकाल में होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं तथा चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं और कान में 6 हड्डियां होती हैं। यह कंटिका, जिसे हायोड हड्डी बोला जाता है। मेरे साथियों कान में कौन सी होती है, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो मेरे साथियों मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच का मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, अतः रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त मुख्यतः रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है लाल रक्त कणिका, एक होती है श्वेत रक्त कणिका, एक होती है प्लेटलेट्स। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया एक है। तो मेरे साथियों ये होता है मालवेयर। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सोवा वायरस एक मालवेयर होता है। सोवा वायरस एक एंड्रॉइड बेस्ड ट्रोजन मेलवेयर है जो पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए ग्राहकों को टारगेट करता है। एक होता है मंकी पॉक्स वायरस। इसके संक्रमण के समय ठंड लगती है, सर दर्द होता है, बुखार होती है और थकान इनके सामान्य लक्षण हैं। और मेरे साथियों हाल ही में मवेशियों में लंपी नामक बीमारी की पुष्टि की गई, जिसमें पशु के शरीर में सूजन आना, शरीर में गांठ पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना आदि लक्षण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक लुप्त प्रजाति है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, लुप्त प्रजाति कौन सी है, गुलाब सिर वाली बतख। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और डोडो भी विलुप्त हो चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। गुलाब सिर वाली बतख एक लुप्त प्रजाति है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र, बांग्लादेश एवं म्यांमार के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमानी जंगली सुअर IUCN की सूची में बहुत कम संकट या संकट मुक्त श्रेणी में है। ये सुअर अंडमान, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। IUCN द्वारा प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग 9 श्रेणियों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी सेल। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अवसादी चट्टानें विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों के परतों के रूप में जमाव के फलस्वरूप बनती हैं। इन सेलों या चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और कांग्लोमरेट आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ एनिलिडा का उदाहरण है। तो मेरे साथियों एनिलिडा का उदाहरण कौन सा है, केचुआ। तो इसका D नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। एनिलिडा संघ के जीवों का शरीर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। ये प्राय स्वतंत्र जीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण है नेरिस, केंचुआ, जोक। ये सब एनिलिडा संघ के उदाहरण हैं। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। संघ ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मेरे साथियों जो ऑर्थोपोडा होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित एवं त्रिस्तरीय होता है और इसके उदाहरण है केकड़ा, मधुमक्खी, कनखजूरा और मच्छर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो मेरे साथियों वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ने का कार्य करता है। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। ये एंजाइम शरीर में वसा तोड़ने में मदद करते हैं। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज व माल्टोज में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह प्रोटीन पाचन में मदद करता है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य आरएनए अणुओं का विभाजन करना है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है, तो मेरे साथी उसे कहते हैं परितारिका, आइरिस बोलते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कॉर्निया के पीछे परितारिका एक पेशी होती है जो फैलकर एवं सिकुड़कर पतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना बोलते हैं और प्रकाश से चित्र रेटिना पर ही बनता है। आंख संबंधित प्रमुख बीमारियां मेरे साथियों, जो आंख से संबंधित बीमारियां होती हैं, ग्लूकोमा आंख से संबंधित बीमारी है, मोतियाबिंद है, रतौंधी है और वर्णांधता है। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य से कम वजन का बोला जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। WHO ने ऊंचाई के अनुसार शरीर के वजन का अनुपात निर्धारित किया है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI बोला जाता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसका वजन सामान्य से कम होता है। प्राय एक सामान्य शरीर का BMI 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो मेरे साथियों स्टार्च का पाचन ये मुख गुहा में ही संपन्न हो जाता है। सॉल्यूशन भी देखते हैं। मनुष्यों में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका जिसे बकाल कैविटी बोलते हैं में टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा अणुओं में बदल देता है। मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ आमाशय में होता है तथा भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आमाशय से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? मेरे साथियों आपको युग्म दे रखे हैं, इनमें पशु जगत का संघ आपका गलत युग्म का पहचान करनी है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है साइकोन पोरिफेरा, दूसरा है स्टारपीस इकाइनोडर्मेटा, तीसरा है जिंगे ऑर्थोपोडा और चौथा है लीवर फ्लूक निमेटोडा। तो मेरे साथियों इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, लीवर फ्लूक निमेटोडा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेसियोला को लीवर फ्लूक या यकृत कृमि भी कहते हैं। मेरे साथियों जो पेसियोला होता है उसे लीवर फ्लूक या यकृत कृमि भी कहते हैं। यह प्लेटीहेलमिंथी संघ का जीव है, यह परजीवी होता है। मेरे साथियों एक होता है झींगा जो कि ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, इसका शरीर खंड युक्त होता है। स्टार पीस, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरी, समुद्री अर्चिन आदि इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। साइकोन, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला, स्पांजिला आदि पोरिफेरा संघ के जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिकोर्डेटा। पादपों को 5 वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट एक पादप समूह है जिसमें पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते हैं जैसे मार्सिलिया, फर्न आदि। थैलोफाइटा पादप समूह के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित नहीं होता है जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। एंजियोस्पर्म जिन्हें आवृतबीजी बोला जाता है उच्च पादपों का समूह है जिसके बीज एक आवरण से ढके हुए होते हैं जैसे आम, गेहूं, धान आदि। हेमिकोर्डेटा एक जंतु संघ है और इस संघ में कर्मी के समान संरचना वाले समुद्री जीव होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव हैं बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? मेरे साथियों जीवाणु जनित रोग की आपको पहचान करनी है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाली बीमारी है जिसमें त्वचा सफेद रंग की हो जाती है तथा साथ ही इस रोग में त्वचा संवेदन शून्य हो जाती है। इबोला एवं रेबीज वायरस हाइड्रोफोबिया है, वायरस जनित बीमारी है। यह रेबीज कुत्ते की लार से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो मेरे साथियों ये किस मच्छर के द्वारा होता है? तो ये एडिज मच्छर के द्वारा होता है। चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण फैलता है, इसका कारक विषाणु है। डेंगू भी वायरस जनित रोग है और इसका वाहक भी एडिज मच्छर होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलती है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कुछ वायरस जनित रोग हैं, एड्स, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, ये वायरस जनित बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो मेरे साथियों स्थानिक प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोबारी कबूतर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। निकोबारी कबूतर भारत में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की एक स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजाति होती हैं जो कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। भारतीय गेंडा एक सींग वाला गेंडा है। यह पूर्वोत्तर भारत के असम एवं तराई आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा परागण। परागण में लैंगिक रूप पाया जाता है। परागण में नर युग्मक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर निषेचन कर युग्मनज बनाते हैं। यह प्रजनन की लैंगिक विधि है। वहीं कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण पौधे में प्रजनन की अलैंगिक विधियां होती हैं। कायिक प्रवर्धन में जड़, तना या पत्ती से एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। टेरिडोफाइट पादप समूह के पौधे पुष्प और बीज नहीं बनाते, ये बीजाणु द्वारा ही प्रजनन करते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन मुख्यतः कुछ कवकों में होता है। विखंडन भी प्रजनन की अलैंगिक विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो मेरे साथियों आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, मच्छर काटने के कारण कौन सा नहीं होता है। तो मेरे साथियों मच्छर काटने के कारण हेपेटाइटिस रोग नहीं होता है, जो कि यकृत से संबंधित होता है। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फील पाँव, डेंगू तथा मलेरिया का वाहक मच्छर होते हैं। मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विनोन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनती है। रोनाल्ड रोस मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर अनुसंधान किया था तथा इसी कार्य हेतु इन्हें वर्ष 1902 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पंज। फॉर्म एक प्रकार का कोलाइड होता है जो ठोस या द्रव में गैस के बुलबुले फंसने से प्राप्त होता है। शेविंग क्रीम, रबर और स्पंज आदि कोलाइड फॉर्म के उदाहरण हैं। एक होता है कुहासा, एक एरोसोल कोलाइड का प्रकार है और यह हवा के निलंबित कणों पर जल की सूक्ष्म बूंदों से बनता है। इससे वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। मक्खन आमतौर पर कोलाइडल विलयन के रूप में जाना जाता है और यह जेल कोलाइड का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो मेरे साथियों थेलोफाइटा को वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जानते हैं। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। थेलोफाइटा ऐसे पादपों का समूह है जिसमें जड़, तना एवं पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आदि इस समूह के प्रमुख उदाहरण हैं। मेरे साथियों एक होता है ब्रायोफाइटा, इसको पादप वर्ग को पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म जिन्हें आवर्तबीजी बोला जाता है। ये उच्च पादपों का समूह है। इन पौधों के बीज आवरण से ढके हुए होते हैं। इसे दो उपवर्गों में बांटा गया है। एक होता है एक बीजपत्री जैसे धान, गेहूं तथा गन्ना। एक होते हैं द्विबीजपत्री जैसे अरहर, सरसों, मटर, चना आदि। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल सेवन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इसमें विशिष्ट जल अपवाह तंत्र भी पाया जाता है। हेमिकोडेटा भी एक जंतु संघ है जिसमें कोडेटा के समरूप कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे ब्लेनोग्लोसस। एक होता है मोलस्का संघ के जीवों के शरीर पर कुछ कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की दृढ़ परत पाई जाती है जैसे घोंघा हो गया, जिसे पाइला भी बोलते हैं, ऑक्टोपस हो गया और सीपिया। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो मेरे साथियों आयरन आवश्यक होता है। आयरन हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक एवं एंजाइम की मूल इकाई है। इसकी कमी से शरीर में क्वासियोकोर और मेरास्मस आदि बीमारियां होती हैं। दांत एवं हड्डियों का आधारभूत तत्व कैल्शियम होता है। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से मानव में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो मेरे साथियों ये बने होते हैं स्क्लेरेन काइमा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेन काइमा या दृढ़ ऊतकों से बने होते हैं। ये कोशिकाएं मर्द होती हैं। पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी स्क्लेरेनकाइमा रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। जाइलम पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन हेतु जिम्मेदार होता है। पेरेंकाइमा या मृदु ऊतक जीवित स्थायी सरल ऊतक होता है। यह मुख्यतः भोजन का संग्रहण करता है। एक होता है कोलेनकाइमा, ये ऊतक भी जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं और ये पौधों को लोचशीलता या यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो मेरे साथ ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल को वनस्पति वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल या प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है।
हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। एक होता है मेरे साथियों पाश्चुरीकरण, इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। इसमें क्या होता है, दूध को हल्का गर्म 63 डिग्री सेल्सियस के साथ 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव निष्क्रिय या मृत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो मेरे साथियों सूर्य के बाद खाद्य श्रृंखला में आते हैं पौधे। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होते हैं पौधे। एक जीव से दूसरे जीव की ओर भोजन एवं ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें भोजन एवं ऊर्जा के प्रवाह की दिशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होती है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर के बाद केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर को स्थानांतरित होती है। इसे 10% नियम कहते हैं और यह लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? तो मेरे साथियों यह हो गया अपराधाहारी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अपशिष्ट जो कि मृत पौधे एवं पशुओं से संबंधित हो सकते हैं को छोटे कणों में विघटित करने का काम अपराधाहारी करते हैं। ये अपराधाहारी या अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बदल देते हैं। ये अपघटक विघटन की प्रक्रिया से कार्बनिक अपशिष्ट को छोटे कणों में तोड़ते हैं। इसमें विखंडन, निक्षालन, अपचयन आदि जैसे चरण शामिल होते हैं। मुख्य अपघटक कौन से होते हैं? जीवाणु, कवक और केंचुए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो मेरे साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल पोषक तत्व और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं यह प्राय उत्तकों में बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनको स्थूल पोषक तत्व बोला जाता है। एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये मुख्य तत्व हैं जैसे जस्ता हो गया, तांबा, लोहा, बोरोन और निकिल। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधारण। उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। दरअसल उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे भोज्य पदार्थों की अपेक्षा की जाती है जिनमें पोषक तत्व बचे रहें, जो विशिष्ट क्रियात्मक गुणों और स्वाद व खराब नहीं होने वाले हो तथा आसानी से पैक, भंडारित और परिवहन किए जाने वाले हो। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खालिस्तान एक तरल पदार्थ है। तो मेरे साथियों वो होता है कोशिका द्रव्य। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के बीच स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, जल तथा कार्बनिक पदार्थ, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रथम बार खोज कोलिकर द्वारा 1857 में की गई। कालांतर में वर्ष 1886 में अल्टमैन ने इसकी संपूर्ण थ्योरी विकसित की। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक में क्रोमेटिन, केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव्य और केंद्रक झिल्ली होते हैं। केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा संरचना को गुणसूत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। बड़े बांधों के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, जिसमें निमग्न डूबी हुई वनस्पति अवायवीय दिशा में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। दरअसल मीथेन गैस मुख्यतः प्राकृतिक स्थानों से निकलती है, जैसे धान का खेत, पशुओं के पर्यावास से, निमग्न वनस्पति क्षेत्र से आदि। इसलिए मीथेन को प्राकृतिक या मार्स गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो पृथ्वी से परावर्तित पार्थिव विकिरण को पुनः पृथ्वी सतह पर लौटा देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फोरस। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणालियों में मुख्य घटक फॉस्फोरस होता है, क्योंकि फॉस्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, प्लाज्मा झिल्ली आदि का मुख्य घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों के प्रवाह को पोषण चक्कर या जैव भू रासायनिक चक्कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2।
पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में दो पथ निर्मित होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो जल एवं पोषक तत्वों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो कार्बनिक यौगिकों एवं पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। भूमि जल प्रसारण दाब द्वारा मूल रोमों तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुखार। बुखार जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है जिसमें तेज बुखार, उल्टी, दस्त आदि होता है। यह दूषित जल या भोजन ग्रहण करने से होता है। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? हैजा हो गया, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया आदि। रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संचारी रोग, यह एक दूसरे से फैलती है जैसे टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, टीबी और कुष्ठ रोग। एक होता है गैर संचारी रोग, यह एक दूसरे से नहीं फैलते जैसे डायबिटीज हो गया, दिल का दौरा, हृदय रोग हो गया और रक्तचाप हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। इसका हम सॉल्यूशन भी देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल। त्वचा एवं आंखों के स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, श्वास नली एवं पाचन कला का रुग्ण होना आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, गाजर, मछली, यकृत तेल एवं हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। एवं विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स बोलते हैं। और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू। विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी घावों को भरने में मदद करता है। इसके मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो मेरे साथियों आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में होता है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्र के अंदर केंद्रिका, क्रोमेटिन एवं केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। डीएनए का द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 1956 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए मुख्यतः फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी सार्क एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा से मिलकर बनी एक संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों एवं पत्तियों तक पहुंचाने हेतु उत्तरदायी होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। पौधों में मृदा से जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। यह एक जटिल स्थायी ऊतक है। इसमें खनिजों एवं जल के परिवहन के लिए दो अलग अलग कक्ष होते हैं। एक होता है फ्लोएम, पौधों में भोज्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक परिवहन का कार्य करता है। यह मुख्यतः छलनी कोशिका, साथी कोशिकाएं जिन्हें सहकोशिकाएं बोलते हैं एवं फ्लोएम पेरेंकाइमा से बनी संरचना होती है। पौधों में अन्य स्थायी ऊतक कौन से हैं? पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौर कोशिकाओं की खोज 1665 में की। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कौर कोशिकाएं जिन्हें मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, जिसे कोसा या सेल कहा गया। इसे ही बाद में कोशिका कहा जाने लगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की 1796 ईस्वी में। और एंटोनी वॉन लुवेनहोक ने जीवाणु को खोजा। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है? तो मेरे साथियों फर्न होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट पौधा का ऐसा समूह है जिसमें बीज एवं पुष्प नहीं पाया जाता है, जैसे कल्ब हो गया, फर्न और मार्सिलिया इनके उदाहरण हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि यह जल एवं थल दोनों पर रह सकता है। इसके एग्जाम्पल है काई, लीवरवार्ट्स, पोगोनेटम और रिक्सिया। थेलोफाइटा ऐसे पौधों का समूह है जिसमें जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कवक और शैवाल। फेनेरोगेम ऐसे पौधों का समूह है जो पुष्प एवं बीज देते हैं। ये पौधे जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होते हैं, जैसे सूर्यमुखी और कमल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है क्योंकि यह बहुत अम्लीय होता है। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 2.0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पार्श्विका या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ये कोशिकाएं गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पाई जाती हैं। बोरिक अम्ल का उपयोग आंखों की सफाई में किया जाता है। यूरिक अम्ल शरीर में बढ़ने से रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं? तो मेरे साथियों जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें विषमपोषी कहा जाता है।
वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। किंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें विषमपोषी या परपोषी या हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है, जैसे सभी जंतु जगत। लेकिन अपवाद युगलिना है। युगलिना को पादप व जंतु की योजक कड़ी कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन हेतु सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं उन्हें मर्तजीवी कहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल जू हो गया। अगला क्वेश्चन है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मेरे साथियों ये कहलाते हैं साग, जिन्हें हर्ब्स बोला जाता है। कोमल एवं छोटे तने वाले पौधे को साग कहते हैं, जैसे पालक, गाजर, मूली आदि। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं, ऐसे पौधों को झाड़ी कहते हैं। वृक्षों का मुख्य तना मोटा एवं काष्ठी होता है। मुख्य तना ऊपर जाकर शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे आम, इमली, बबूल आदि। अगला क्वेश्चन है, बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित होता है? तो मेरे साथियों ये होते हैं हेमिकोर्डेटा। बेलेनोग्लोसस उतले समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के जीव बाह्य युक्त जलीय जीव होते हैं, जैसे ब्रिटल स्टार और तारा मछली। मोलस्का संकेत जंतुओं का शरीर प्राय कैल्शियम कार्बोनेट के दृढ़ स्तर से ढकी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर घोंघा, जिसे पाइला बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा संकेत जंतुओं का शरीर खंड युक्त तथा पैर संधि युक्त होता है। एग्जाम्पल कॉकरोच और बिच्छू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो मेरे साथियों मार्केंसिया थेलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। बाकी स्पायरोगायरा, कारा और क्लेडोफोरा ये थेलोफाइट्स होते हैं। थेलोफाइटा पादपों का ऐसा समूह है जिसमें शैवाल, कवक एवं लाइकेन आते हैं, जो कि स्पायरोगायरा, कारा और क्लेडोफोरा एक शैवाल है। किंतु मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह के तहत आता है, इसलिए यह थेलोफाइट नहीं है। मार्केंसिया को लिवर फर्ट भी कहते हैं। यह स्थलीय एवं नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक है? मेरे साथियों आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है? तो यह है सेकेरिन। सेकेरिन एक कृत्रिम मधुरक है जो शर्करा से लगभग 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। अन्य कृत्रिम मधुरक भी हैं, एस्पार्टेम और सुक्रालोज। कृत्रिम मधुरक हमारे शरीर में कोई कैलोरी नहीं देता है। इसका उपयोग बेकरी, पेय पदार्थों और च्युइंगम उद्योग आदि में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक खाद्य परिरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो मेरे साथियों सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम कीटों का वाणिज्य पालन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों को शहतूत के पौधों पर पाला जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। फलों व सब्जियों की विशेष खेती को बागवानी, जिसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें मुख्यतः कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदेव जालिका, गोल्जिकाए, राइबोसोम आदि उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर दृढ़ संरचना होती है, जो पादप कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कि लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो मेरे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, आहार के स्रोत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इसका मुख्य स्रोत है खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे रिकेट्स बोलते हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे कटे हुए स्थान पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है? तो मेरे साथियों सभी शारीरिक भागों की पहचान गर्भ के द्वारा होती है। गर्भ की अवस्था में सभी शारीरिक अंगों की पहचान की जा सकती है। गर्भावस्था के कई चरण होते हैं, जैसे एक होता है युग्मनज, एक होता है मोरुलावस्था, एक होता है ब्लास्टोसिस्ट और एक होता है भ्रूण। तो मेरे साथियों युग्मनज, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट और भ्रूण ये निषेचन के दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक होता है, और जबकि गर्भ होता है वो 19वें सप्ताह से जन्म तक की अवस्था कहलाती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो कि द्विगुणित होता है। यह आमतौर पर डिम्ब वाहिनी में बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। मेरे साथियों ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के नियम को भी दिया। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है।
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली के चारों ओर फैली एक दृढ़ परत होती है जो कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। एक होता है तारकाय जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह निर्जीव होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क में की थी। अगला क्वेश्चन है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। मुकुलन, विखंडन, कायिक प्रजनन आदि अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो मेरे साथियों बेरी बेरी होता है विटामिन बी वन की कमी से। विटामिन बी वन जिसे थायमिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? मछली, गाजर, सूखे मेवे, साबुत अनाज आदि। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बोला जाता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वेस्को में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसके मुख्य स्रोत है खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि। और आयोडीन की कमी से गले में घेंगा या गलगंड, थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से बढ़ना नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा अम्ल को गिल्सोल में बदल देता है खालिस्तान से स्रावित होता है। तो मेरे साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ये अग्नाशय से स्रावित होता है। स्टेप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज पाचक एंजाइम है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह वसा अम्ल को पायसीकरण के द्वारा गिल्सोल में बदल देता है। लाइपेज जो कि वसा को पचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है आदि एंजाइम भी अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से जब इंसुलिन नामक हार्मोन निकलना कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाती है? तो मेरे साथियों वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के पाया जाता है। दरअसल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम जो कि प्रिमिटिव एवं अविकसित होती हैं, इनमें अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन अपवाद 17 प्रकार के राइबोसोम इनमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित होती हैं तथा इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो मेरे साथियों पादप कोशिका की विशेषता क्या है? तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना इनकी विशेषता है। दरअसल कोशिका भित्ति हरित लवक और बड़ी रिक्तिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी एवं असंख्य होती है। वहीं हरित लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन युग्लिना में हरित लवक पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो कोशिका को निश्चित आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों उसे कहते हैं स्त्री केसर। फूल के अंतरतम भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यह फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर पराग प्राप्त कर बीज उत्पन्न करता है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है जो पुष्प को आकार देती है। बाह्य दल फूल के बाहर से जुड़ी पत्ती है और ये पंखुड़ी के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी बोलते हैं। रक्त में बिंबाणु की उपस्थिति के कारण रक्त स्राव के समय रक्त का थक्का बनता है। रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कणिकाएं निम्न प्रकार की हो सकती है। एक होती है WBC जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं और ये शरीर की प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी होती हैं। एक होती है RBC जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है और मेरे साथियों RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। एक होती है रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, यह रक्त स्राव की स्थिति में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को कोशिका के शक्तिगृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो मेरे साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन से ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसे में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। अंतःपरद्रव्य जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। जीवद्रव्य एवं केंद्रक के बीच का कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करो। तो मेरे साथियों पानी में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी और विटामिन सी। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होती है जल में घुलनशील जो कि बी व सी होती है और एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के जो कि वसा में घुलनशील होती है।
अब मेरे साथियों विटामिन दे रखे हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं और उनके स्रोत हैं। विटामिन ए, उनकी कमी से होता है रतौंधी रोग और इनके स्रोत है गाजर, मछली का तेल और यकृत। एक होता है विटामिन बी1, इनकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग और इनके स्रोत है सोयाबीन और समुद्री भोजन। एक होता है विटामिन सी, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी और इनके स्रोत है खट्टे फल, आंवला, नींबू आदि। और एक होता है विटामिन के, इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न जमना और इनके स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियाँ आदि। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को कोशिका के सुसाइड बेग के रूप में जाना जाता है। मेरे साथियों कोशिका का सुसाइड बेग किसे कहते हैं? तो यह होता है लयन काय, जिसे लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम या लयन काय को कोशिका का सुसाइड बेग कहा जाता है क्योंकि कभी कभी इसमें उपस्थित एंजाइम पूरी कोशिका को ही पाचित या नष्ट कर देता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डिडुए ने 1958 में की। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लिग्निन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कोशिका भित्ति पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, खालिस्तान की शाखा का एक उदाहरण है। तो मेरे साथियों उसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, जिसे पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म पौधों, जानवरों, कवक आदि के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि डायनासोर विलुप्त हो चुका है अतः इसका अध्ययन भी जीवाश्म विज्ञान के तहत किया जाता है। एक होता है सेप्रोलॉजी, दर्शन संबंधी ये अध्ययन है जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम को बढ़ावा दिया जाता है। एक होता है पेट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है हिस्टोलॉजी, इसमें उत्तकों के निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? तो मेरे साथियों यह एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट लाल सिर एवं लाल पैर वाला पक्षी होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। मांसाहारी जो कि कीट भक्षी होते हैं, ये पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और कीटों से अपने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपंथीज, डायोनिया और यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी पादप। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो मेरे साथियों इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली एक प्रकार का अजैविक परागण है क्योंकि ये वायु के माध्यम से होता है। यह शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्षों में अधिक पाया जाता है। एंजियोप्लास्टी मेरे साथियों, जब कोरोनरी धमनी के रुकावट को खोलने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होता है? तो मेरे साथियों हिचकी कब आती है? जब हमारा जो मध्य पट होता है डायफ्राम, उसके स्थान परिवर्तन के कारण आती है। हिचकी के समय मध्य पट की नीचे की ओर शिफ्टिंग होती है। यह स्तनधारी प्राणियों में वक्ष गुहा एवं उदर गुहा के बीच स्थित होता है। कंठनली या स्वर यंत्र श्वास नली से जुड़ा होता है तथा यह ध्वनि उत्पादन में मदद करता है, इसलिए इसे ध्वनि बॉक्स भी कहा जाता है। श्वास नली गले के स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स बोलते हैं, को फेफड़ों से जोड़ती है तथा वायु को मुंह से फेफड़ों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स प्रजनन करते हैं? तो मेरे साथियों टेरिडोफाइट्स ये बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसका एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं क्योंकि ये पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते। परागकण नर युग्मक होते हैं जो मादा जननांग के भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं और निषेचन होता है। उच्च समूह जैसे आवर्तबीजी होते हैं। पौधों में पुष्प एवं बीज दोनों बनते हैं। पुष्प में पुरुष जननांग पुंकेसर एवं स्त्री जननांग स्त्रीकेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो मेरे साथियों भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन का प्रारंभ मुख्य गुहा, जिसे बकाल कैविटी बोलते हैं, उससे तो प्रारंभ होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। बड़ी आंत में अपचित खाद्य पदार्थों का अपशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो मेरे साथियों फूल का नर हिस्सा कौन सा होता है? तो यह होता है पुष्प केसर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुंकेसर या पुष्प केसर पुष्प का नर भाग होता है तथा स्त्री केसर, जिसे जायंग बोलते हैं, पुष्प का मादा भाग होता है जो अंडे बनाता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर, जिसे जायंग बोला जाता है, उसका शीर्ष भाग होता है जो चिपचिपा होता है। यह परागकणों को धारण कर लेता है तथा परागण में मदद करता है। प्रत्येक पुष्प के चार भाग होते हैं। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है पुमुंग और एक होता है जायांग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। वसा के द्वारा अधिकतम ऊर्जा संग्रहित होती है।
उपरोक्त पोषक तत्वों में वसा में प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित होती है। वसा में लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा ही मिलती है। वसा के स्रोत जंतु एवं वनस्पति दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवनिका पेशी मेसेंटर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो मेरे साथ ये जबड़े में होती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांग में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है उसे स्टेपीज बोला जाता है। और मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां पाई जाती हैं। और मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो मेरे साथ ही उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दरअसल इसमें कोशिका द्रव्य होता है तथा केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को पाचित कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों, उन्हें धमनियां बोलते हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को धमनियां कहते हैं। मुख्य धमनी होती है महाधमनी, जो दिल के बाएं निल्ले से जुड़ी होती है। शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद है। जो फुफ्फुस शिरा होती है, जो पल्मोनरी वेन होती है, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। और मेरे साथियों, एक अपवाद और है, जो फुफ्फुस धमनी होती है वो एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव है? तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, जो कि एक वायरस जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा रोग का अर्थ सितारों का बुरा प्रभाव है। यह संक्रामक बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। टाइफाइड बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें बुखार, दस्त, उल्टी आदि होते हैं। प्लेग बीमारी का कारक भी जीवाणु होता है। जीवाणु से होने वाले अन्य रोग तपेदिक, हैजा, निमोनिया, कुष्ठ रोग आदि। अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना। किसी वस्तु के छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए रेटिना तंत्रिका जिम्मेदार है। इसमें ऊतक की एक पतली परत ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होती है। रेटिना का कार्य प्रकाश प्राप्त कर उसे तंत्रिका संकेतों में बदल देना और आगे इन संकेतों को दृश्य मान्यता के लिए मस्तिष्क में भेजता है। आंखों की नस रेटिना के मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, पसीना आना या संवेदन प्रकृति की विधि है? तो मेरे साथियों, इसका सही हो जाएगा, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने के लिए पसीना आना एक विधि होती है। पसीना आना शरीर के आंतरिक ताप को कम करने की एक विधि है, क्योंकि पसीना वाष्पित होने से अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाती है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तब हाइपोथैलेमस ग्रंथि पसीना बनाने वाली त्वचा को पसीना बनाने के लिए संकेत भेजती है। तापमान कम होने पर ये पसीना ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं और पसीने का उत्पादन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यकृत शोथ विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत शोथ, जिसे हेपेटाइटिस सी भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस संक्रमण है जो यकृत में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस ए और ई तीव्र संक्रमण होते हैं, किंतु हेपेटाइटिस बी, सी और डी मध्य संक्रमण होते हैं। हेपेटाइटिस के मुख्य लक्षण हैं, थकान होती है, पेट दर्द होता है और पीलिया हो जाता है। प्राय हेपेटाइटिस ए एवं ई दूषित जल एवं भोजन से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी, डी संक्रामक रक्त से भी होता है और वीर्य या योनि के द्वारा जो स्राव होता है उनके संपर्क आने से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। हरे रंग की पत्तियां इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें हरे रंग का परावर्तित होकर लौट जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो मेरे साथियों, कैरोटीन प्रोटीन होती है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। उपकला कोशिकाओं को नुकसान होने से कैरोटीन प्रोटीन बचाता है। यह उपकला कोशिकाएं शरीर की सतहों को बनाती हैं। ये कोशिकाएं त्वचा के साथ साथ रक्त वाहिकाओं, मूत्रपथ आदि अंगों पर पाए जाते हैं। केराटिन प्रोटीन होती है वो बाल, पंख, नाखून, सींग आदि का मुख्य घटक है। कोलेजन भी एक प्रकार का उत्तकीय प्रोटीन होते हैं। एक्टिन एक अनिवार्य प्रोटीन है जो संकुचनशील, गतिशीलन आदि हेतु उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है,
थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों वो होता है स्कंदन। थक्का बनाने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, इसे होमोस्टेसिस भी कहते हैं। ये 3 चरणों में पूरा होता है। एक होता है अविकसित ऐंठन, एक होता है प्लेटलेट्स प्लक का निर्माण और एक होता है स्कंदन। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रक्त आदान कहते हैं। रक्त बिंबाणु की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानें। मेरे साथियों जो मानव में दोनों ओर स्थित अंग कौन सा होता है? तो यह होता है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क उदर भाग के पश्च की ओर स्थित होते हैं। वृक्क की मूलभूत इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वृक्क रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पित्तरस का निर्माण करता है। मेरे साथियों जो यकृत होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये पित्तरस का निर्माण करती है जो वसा के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में फर्ण एवं फर्ण सहयोगी किस समूह से संबंधित होते हैं? तो मेरे साथ ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। फर्ण एवं फर्ण सहयोगी टेरिडोफाइट समूह से संबंधित होते हैं। टेरिडोफाइट समूह के पौधे पुष्प एवं बीज नहीं बनाते, ये बीजाणु की सहायता से प्रजनन करते हैं, जैसे मार्सिलिया, पर्टिस आदि। ब्रायोफाइटों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जल एवं थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे काई, लीवर वार्ट्स आदि। जिम्नोस्पर्म के पौधे पुष्प एवं बीज बनाते हैं, इनके बीज नंगे होते हैं, जैसे साइकस पिनस आदि। और मेरे साथियों नोट में क्या दे रखा है, फर्ण को जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट, जिसे दंत ब्रज बोला जाता है। दांत की जड़ को सीमेंट ढकता है। यह पेरिडोंटल एवं दांत को जोड़कर रखता है। इनेमल दांत का बाहरी भाग है जो शरीर का कठोरतम भाग होता है। मेरे साथियों जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मुंह के भीतर का पीएच मान सामान्यतः 7 के आसपास होता है, लेकिन कम होने पर कैविटीज हो जाती है, दांतों का क्षय का खतरा बढ़ जाता है। फ्लोराइड दांतों को सड़ने से बचाते हैं, इसलिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों उसे कहते हैं सिक्कम बोला जाता है, अंधांतर बोलते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जंक्शन की संरचना को सिकम कहते हैं। बड़ी आंत 3 भागों से मिलकर बनी होती है, एक होता है सिकम, एक होता है कोलम और एक होता है रेक्टम। छोटी आंत भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, एक होता है डुओडेनम, एक होती है जेजुनम और एक होती है इलियम। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है तथा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, जिनमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा पसीना उत्पन्न करना। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना है। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से त्वचा पर, तलवे एवं हथेलियों पर पाई जाती हैं। शरीर का तापमान अतिरिक्त हो जाने पर हाइपोथैलेमस के संकेत से ग्रंथियां पसीना निकालकर शरीर का तापमान संतुलित करती है। मेलानिन नामक प्राकृतिक पदार्थ त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। मुख्य वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसकी कमी से बच्चों में बौनापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो मेरे साथियों वो होती है अरेक्टर पिली। अत्यधिक ठंड एवं भयभीत की स्थिति में अरेक्टर पिली के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोलेजन एवं इलास्टिन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन हैं। इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां आदि आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र दराज दिखने लगता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है जिसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है जो नाखून, पंजे, खुर आदि बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक प्रत्येक एम रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन एवं रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल होता है तथा महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के असामान्य होने से लुकेमिया बीमारी हो जाती है, जिसे ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित होता है? तो मेरे साथियों वो होता है महाधमनी, जिसे एरोटा बोलते हैं। महाधमनी हृदय का एक भाग है, यह मुख्य रक्तवाहिका है। यह हृदय के नीचे की ओर रक्त की आपूर्ति करती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मेमोरी, बुद्धिमत्ता आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, जबकि सरीसृप के हृदय में 3 कक्षक होते हैं और पक्षियों के हृदय में 4
चैम्बर होते हैं तथा मेंढक के हृदय में 3 कक्षक होते हैं। हृदयघात, ये वाहिकाओं के ब्लॉकेज के कारण होता है। रूमेटिक हृदय रोग आदि हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया का कैंसर है। तो मेरे साथियों ल्यूकेमिया का कैंसर होता है ब्लड से संबंधित, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं के अति उत्पादन की स्थिति में ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है, जिसके कारण प्लेटलेट्स एवं हीमोग्लोबिन घट जाता है। मेलानिन एक प्राकृतिक पदार्थ जो सभी जीवों में बालों, त्वचा एवं आंखों का रंग निर्धारित करता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र हेतु उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथियों फियोफाइसी भूरे शैवालों को बोलते हैं। फियोफाइसी शैवालों का एक वर्ग है जिसमें भूरे शैवाल आते हैं। लाल शैवालों को रोडोफाइसी वर्ग में रखा गया है तथा हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी में रखा गया है। कुछ शैवाल कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। आमतौर पर तालाब या जलाशय में डूबकर मरने पर पुलिस डाइटम शैवाल की जांच कानूनी साक्ष्य के लिए करती है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो मेरे साथियों वो होते हैं ब्रायोफाइट, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे स्थल पर रह सकते हैं किंतु प्रजनन हेतु इन्हें पानी में जाना पड़ता है। जिम्नोस्पर्म पादपों का एक समूह है। इनके बीज नग्न होते हैं जैसे साइकस और पाइनस। टेरिडोफाइट्स पुष्प एवं बीज नहीं बनाते थे। ये बीजाणु से प्रजनन करते हैं जैसे मार्सिलिया टेरिस आदि। टेरिडो टेरिडोफाइटा ऐसा पहला पादप समूह है जिसमें सहवन तंत्र पाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ एवं खनिजों का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर होते हैं। तो मेरे साथियों 4 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। मगरमच्छों में 4 हार्ट चैम्बर हृदय कक्ष होते हैं। यह जीव सरीसृप वर्ग क्लास का है। मानव हृदय में 4 कक्षक और मेंढक में 3 कक्षक होते हैं। सामान्यतः सरीसृपों में हृदय 3 कक्षीय होते हैं, परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षक होना असामान्य है। मगरमच्छ में जटिल कशेरुकी प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। तो मेरे साथियों यह है आंखों का संक्रमण है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस नेत्र सलिस्मा एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। यह पलकों के श्वेत भाग को ढक लेती है। यह वायरस या बैक्टीरिया के सामान्य संक्रमण से हो सकता है, हालांकि इसमें आमतौर पर दृष्टि प्रभावित नहीं होती है। एक होता है मेरे साथियों मायोपिया, जो कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूर दृष्टि भी बोला जाता है। इसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसके उपचार हेतु उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो मेरे साथ ये होता है विषाणु जनित रोग। पोलियो विषाणु जनित रोग है। पोलियो की वैक्सीन का टीका का निर्माण किसने किया। जोनास सोल्क ने बनाया। फिर 1961 में डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई। अन्य विषाणु जनित रोग कौन से हैं। HIV एड्स, चेचक, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जिन्हें फ्लू भी बोला जाता है, और एक होती है मिजल्स। ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। और जीवाणु जनित रोग कौन से हैं। TB, कुष्ठ रोग और टाइफाइड, ये जीवाणु जनित रोग हैं। और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं। मलेरिया, पायरिया और अमीबियासिस, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। कवक जनित रोग दाद, एथलीट फुट और गंजापन, ये कवक जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम में पाया जाता है। तो मेरे साथियों एमाइलेज एंजाइम ये लार में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च को छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, जिसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोनेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथियां एक दिन में लगभग 720 ml से 1.5 लीटर तक लार स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है मानव में होने वाले रोग, उनके कारक, सूक्ष्मजीव और संक्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है क्षय रोग, ये विषाणु वायु होता है। और दूसरा है चिकन पॉक्स, ये विषाणु होता है जो कि जल या भोजन के द्वारा होता है। तो मेरे साथियों इसमें न तो पहला सही है और न ही सेकंड सही है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथियों जो क्षय रोग होता है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये जीवाणु से होने वाला रोग है जो कि छींक की बूंदों आदि से फैलता है। और जो चिकन पॉक्स होता है वो बेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। यह प्राय संक्रमित व्यक्ति के सांस से फैलता है। मेरे साथियों आपके प्रश्न में इनको उल्टा दे रखा है। बीमारी मुख्यतः संचारी एवं गैर संचारी दो प्रकार की होती है।
मेरे साथियों, जो संचारी बीमारी होती है वो छुआछूत से फैलती है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, टीवी और कोविड-19 आदि, ये छुआछूत बीमारी है। जबकि गैर संचारी बीमारी होती है वो छुआछूत से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज़ हो गया, स्कर्वी और सूखा रोग, ये गैर संचारी बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? तो मेरे साथियों, साइकस ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म, जिन्हें अनावर्तबीजी बोला जाता है, इनका ये पौधा होता है तथा ये पौधे सदाबहार होते हैं। अनावर्तबीजी समूह के पौधों में नगन बीज होते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एंजियोस्पर्म उच्च पादप है, इनमें एक बीजपत्री, धान गेहूं आदि को एक बीजपत्री होते हैं और द्विबीजपत्री मटर चना सरसों आदि द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। थेलोफाइटा ऐसे पादपों का समूह है जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं होता है, जैसे शैवाल, कवक और लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रुधिर होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ को व्यक्त करता है? तो मेरे साथ ये करता है पोरीफेरा संघ को। संघ पोरीफेरा के जीवों में पाचन, उत्सर्जन समेत कई प्रक्रियाएं एक विशेष तंत्र से पूरा होता है, जिसे नाल तंत्र कहते हैं। और मेरे साथियों, नाल तंत्र में जल जंतु के शरीर में ओस्टिया से प्रवेश करता है तथा ओस्कुलम से उत्सर्जित होता है। पोरीफेरा के उदाहरण कौन से हैं? यूप्लेक्टेला, साइकोन और स्पॉन्जिला। एनिलिडा जंतु जगत का एक संघ है जिसमें जीवों का शरीर छल्लानुमा गोलाकार होता है। एग्जाम्पल है केचुआ, नेरिस, हेटेरोनेरिस आदि। प्लेटीहेलमिंथेस के जीव मूलतः परजीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण है प्लेनेरिया, फेसियोला, एस्केरिस आदि। अगला क्वेश्चन है, यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों, वो होता है असहयुग्मन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों, जो यूडोरिना होता है वो एक शैवाल प्रजाति है जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन को असहयुग्मन कहते हैं। असहयुग्मन शैवालों में लैंगिक जनन का एक प्रकार है। शैवालों में लैंगिक जनन के अन्य प्रकार भी हैं, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जायगोट का निर्माण करता है। कुछ शैवाल प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवा वनस्पति तेल और मछली के समृद्ध स्रोत हैं। तो मेरे साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल फैटी एसिड होता है जिसका मुख्य स्रोत होता है अलसी, मेवा, मछली का तेल आदि। इसके सेवन से हृदय संबंधी बीमारियां ठीक हो सकती है क्योंकि यह ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। तीन मुख्य ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। एक होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, एक होता है इकोसाम्पेटेनोइक एसिड, एक होता है डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से जलीय जीव कौन से जलीय सूक्ष्म जीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियन और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? तो मेरे साथ ही वो होते हैं प्राणी प्लवक। प्राणी प्लवक पादप पादप लवक को भोजन के रूप में प्राप्त करता है। मेरे साथ ही जो प्राणी प्लवक होते हैं वो पादप लवक को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं और फिर ये प्राणी प्लवक स्वयं मछली, क्रस्टेशियन एवं कुछ अन्य समुद्री जीवों का भोजन हो जाते हैं। जूंजेथलाई एक शैवाल है जो पॉलिप्स समुद्री जीव के भीतर रहकर प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। प्रवालों को समुद्र का वर्षावन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थेलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? तो मेरे साथियों, थेलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? तो वो है उल्वा, चारा और क्लेडोफोरा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थेलोफाइटा ऐसे पादपों का समूह है जिसमें जड़, तना एवं पत्ती विभेदित नहीं होते हैं, जैसे शैवाल, कवक और लाइकेन। वर्ण के आधार पर शैवाल कई प्रकार के होते हैं। हरे शैवाल जिन्हें क्लोरोफाइसी बोलते हैं, भूरे शैवाल जिन्हें फियोफाइसी बोला जाता है और लाल शैवाल जिन्हें रोडोफाइसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुपोषण का गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वाशियोरकोर। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक बीमारी है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होती है। और एक होता है मेरास्मस, यह भी प्रोटीन की और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होता है। खाद्य विषाक्तता एवं अन्य कारण से डायरिया होता है। इसमें उल्टी, थकान, पेट दर्द आदि लक्षण मुख्य हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। मेरे साथियों, जो मेनिंजाइटिस होती है वो जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह प्राय बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। तो मेरे साथ ही वो होता है विटामिन सी की कमी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। स्कर्वी बीमारी पर्याप्त एस्कॉर्बिक अम्ल न होने के कारण होता है जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव आदि होता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि हैं।
थायमीन जिसे विटामिन B1 बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मछली, दाल, साबुत अनाज आदि। एक होता है साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन B12 बोलते हैं, इसकी कमी से लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण कम हो जाता है। निमोनिया फेफड़ों संबंधी संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? तो मेरे साथियों कैल्शियम का कार्य क्या नहीं है? ये पाचन तंत्र में मदद करता है। तो मेरे साथियों कैल्शियम पाचन तंत्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। कैल्शियम हड्डी दांत के लिए तो आवश्यक है तथा साथ ही रक्त संचार बढ़ाने एवं रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। कैल्शियम मांसपेशियों के सिकुड़न तथा संदेशों को मस्तिष्क के अन्य भाग तक पहुंचाने में मदद करता है। कीवी फल में अधिक कैल्शियम होता है। विटामिन के एवं रक्त बिंबाणु भी रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाली एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसकी पैकेजिंग में सहायता करती है? तो मेरे साथियों वो होती है गोल्जी उपकरण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे साथियों गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी, जिसकी खोज की थी 1898 ईस्वी में। और अंतःपर्दवी जालिका जैसी मोटाई वाली एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है। यह प्रोटीन लिपिड आदि के पैकेजिंग का काम करती है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कोलिकर ने 1857 में की। इसे कोशिका का विद्युत क्रय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे या तो इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। तो मेरे साथियों ये कार्य करता है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी, जिनकी खोज 1898 में हुई। गोल्जी काय कोशिकीय सामग्री के पैकेजिंग का कार्य करता है। इसे कोशिका के भीतर तथा कोशिका के बाहर लक्षित जगहों पर पहुंचाता है। अंतःपर्दवी जालिका, और मेरे साथियों जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है जो राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण हेतु सतह प्रदान करती है। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन डीडुए, और इनको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, वही जंतु कोशिका में छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च खालिस्तान की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो मेरे साथियों ये ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाली श्रृंखलाएं ग्लूकोज से बनी होती हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरल भाग है। ये हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ग्लाइकोजन, सेलुलोज एवं स्टार्च ग्लूकोज के बहुलक हैं। दो ग्लूकोज के अणु के जुड़ने से माल्टोज बनता है। इसका मुख्य स्रोत है अंकुरित बीज। सेलुलोज के मुख्य उत्पादक हैं कपास, रेशम और रेयॉन। गलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। इसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, आइसक्रीम आदि। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोफोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक और एक होता है टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का मध्य भाग होता है। कोशिका के केंद्रक में तंतु जैसी पाई जाने वाली संरचना को गुणसूत्र कहते हैं और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह होता है। पिगमेंट्स के आधार पर शैवाल कई प्रकार के होते हैं। उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवालों को फियोफाइसी और लाल शैवालों को रोडोफाइसी वर्ग में रखा गया है। कवक पादपों का ऐसा समूह है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। खमीर एक कवक है जिसका उपयोग शराब उद्योग एवं अन्य खाद्य सामग्रियों में किया जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतुओं का एक संघ है। इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव है? तो मेरे साथियों यह होते हैं पादप। पादप कोशिकाएं बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक एवं स्वपोषी होती हैं क्योंकि पादप कोशिकाओं में पर्णहरित पाई जाती है जिससे यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दरअसल कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। ये कोशिकाएं बैक्टीरिया एवं नीलहरी शैवाल में पाई जाती हैं। एक होती है, और मेरे साथियों जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होते हैं वो विकसित होते हैं एवं सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये सभी उच्च जीवधारियों में पाए जाते हैं। कुकुरमुता एक यूकेरियोटिक कवक होता है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। जानवर यूकेरियोटिक जीव हैं किंतु पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण यह स्वपोषी नहीं है। अपवाद युग्लिना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित होता है? तो मेरे साथियों जो ओरेलिया होता है वो सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित होता है। ओरेलिया सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ये समुद्र में पाए जाते हैं। ओरेलिया को जेलीफिश या मून जेली भी कहते हैं।
संघ सिलेंट्रेटा के जीव द्विकोरीय बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इसके अन्य उदाहरण है फाइसेलिया, हाइड्रा, एडम्सिया और ओरेलिया। यू स्पंजिया या बाथ स्पंज एक समुद्री जल के स्पंज है जिसे संघ पोरिफेरा में रखा गया है। साइकोन या क्राउन स्पंज भी एक समुद्री जल का स्पंज है जिसे पोरिफेरा संघ में रखा गया है। सभी स्पंजों में नाल तंत्र होता है जिसमें ओस्टिया और ओस्कुलम मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्पंजिला ताज्य जल का स्पंज है। यह भी संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आता है। यह झीलों तालाबों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इयोसिन। इयोसिन लाल गुलाबी प्रदीप्त रंग की एक श्रेणी है जिसका उपयोग लाल रक्त कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोलेजन एवं पेशी तंतु को अभिरंजित करने के लिए किया जाता है। कोशिका संरचना और आकार को जांचने में मदद मिलती है। इससे कैंसर जैसे रोगों का निदान भी संभव होता है। एक होता है सेक्रेनिन। यह एक लाल अभिरंजक है जो ग्राम अभिरंजक में एक प्रतिरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलिजरीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका इतिहास में एक प्रमुख लाल डाई के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसे मॉडेट ट्रेंड 11 CI 58,000 और तुर्की लाल के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल वायलेट का उपयोग कपड़ों और कागज डाई के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान स्पंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है? तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रोसोम, जिसे तारकाय भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी संरचना होती है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसकी खोज बोवेरी ने सन 1888 में की। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन डिडवे। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। प्रोक्सीसोम एक झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। इसमें ऊर्जा उपापचय हेतु एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? तो मेरे साथियों, स्काइफा एक प्रोटोजोआ नहीं होता है, जबकि अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ जंतुओं के लक्षण निम्न हैं। इनकी संरचना एकोशिकीय होती है और ये यूकेरियोटिक प्राय जलीय होते हैं। और मेरे साथियों, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? मलेरिया, कालाजार और अमीबी पेचिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विशेषकर प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण गंभीर शारीरिक और मानसिक मंदता हो सकती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोवामनता, जिसे किटिनिज्म भी बोला जाता है। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण बोनापन या ऑटोवामनता होता है, इससे शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है। एक होता है प्राक गर्भाशेपक में गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तदाब होता है। वहीं आविष द्रव्यता बीमारी परजीवी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी से होता है। यह आंखों, कंकाल, मस्तिष्क आदि में सिस्ट बनाता है। गोंडी उपदंश बीमारी ट्रिपोनेमा पेलिडम जीवाणु से होता है। इसमें जननांग में घाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों, टाइफाइड की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट से टाइफाइड बुखार की पुष्टि की जाती है। इसमें संक्रमित व्यक्ति से विशिष्ट एंटीबॉडी वाले सीरम से यह परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण तथा संक्रमित जल एवं भोजन से फैलता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के द्वारा शरीर में होने वाली सूजन तथा किसी भी प्रकार के संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुवीय कसाब फ्लैजिला के कितने घटक होते हैं? तो मेरे साथियों, इनके 3 घटक होते हैं। जीवाणुवीय कसाब फ्लैजिला के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक होता है तंतु, जिसे फिलामेंट्स बोलते हैं, एक होता है हुक और एक होता है बुनियादी शरीर से मिलकर बना होता है। इसमें जो तंतु होता है वो सबसे लंबा होता है। कसाब फ्लैजिला जीवाणु में गति करने में मदद करते हैं और फिलामेंट एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसे फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के व्यास की आकार सीमा तक होती है। तो मेरे साथियों, जो विषाणु का जो व्यास होता है वो 20 से लेकर 200 नैनोमीटर तक का होता है। विषाणु के व्यास का आकार की जो सीमा होती है वो 20 से लेकर 200 नैनोमीटर होता है। विषाणु वायरस की खोज 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग का अध्ययन करते समय इवानोवस्की ने की। यह मुख्य रूप से नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। इसके सुरक्षात्मक खोल को कैप्सिड बोलते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। इससे होने वाली कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं। HIV जो एड्स होता है वो वायरस के कारण होता है और इन्फ्लुएंजा, कचरा और चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली अरक्तता। जब शरीर में विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन बोला जाता है तो उसकी कमी हो जाती है, जिसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन या आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इस बीमारी को प्रणाली अर्कता कहते हैं। विटामिन B12 के स्रोत है अंडे, मक्खन, पत्तेदार हरी सब्जियां, गाजर आदि। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे थकान एवं कमजोरी महसूस होती है। विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन विटामिन B12 को आंतों में अवशोषित करने में सहायता करता है। विटामिन B12 जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी रोग हो जाता है। गौरतलब है कि सन 1912 में फंक ने विटामिन की खोज की। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम एक प्रकार का मस्तिष्क संबंधी विकार होता है जो स्मृति प्रणाली को प्रभावित करता है। यकृत सिरोसिस एक बीमारी है जिसे सामान्य यकृत के ऊतक के प्रतिस्थापन के साथ फैलाना फाइब्रोसिस के साथ होता है। यह यकृत की संरचना एवं कार्य को प्रभावित करता है। हार्टनप रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर से ट्रिप्टोफेन और अन्य अमीनो एसिड के असामान्य अवशोषण और उत्सर्जन के कारण होता है। इस बीमारी के मरीजों के मूत्र में अमीनो अम्ल का उच्च स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 और मोम जैसे कुछ वसा युक्त पदार्थों से बनी होती है? तो मेरे साथियों वो बनती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटी आवरण से घिरी रहती है। यह मुख्यतः सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन जो कि 4:3:3 के रूप में होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को सुरक्षा, निश्चित स्वरूप एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका का केंद्रक आवरण से घिरा रहता है। मेरे साथियों केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पतली मुलायम परत होती है। यह जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। इसमें दो परत प्रोटीन के बीच लिपिड की परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? तो मेरे साथियों जो घोंघा होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, जबकि तितली, झींगा और टिड्डी ये आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कौन से हैं? तितली, टिड्डी, चींटी, मच्छर, बिच्छू और मकड़ी आदि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इस संघ की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनका शरीर खंडित होता है और इनके जो पाद होते हैं वो संधि युक्त होते हैं और इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला प्रकार का होता है। मोलस्का संघ के जीव घोंघा, सीपिया, ऑक्टोपस आदि आते हैं। मोलस्का संघ आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का संघ के जीव जलीय तथा स्थलीय होते हैं जो द्विपार्श्विक सममित, त्रिकोरकी तथा परगुही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय विलीय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो मेरे साथ इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति, एक्वापोरिन। कोशिका भित्ति या एक्वापोरिन एक चैनल प्रोटीन है जो जल हेतु प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है, जिससे जल सुगमता से अंदर बाहर आ जा सकता है। यह चैनल प्रोटीन बैक्टीरिया, पौधों, स्तनधारियों समेत सभी जीवों में पाए जाते हैं। ट्रांसफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन यकृत द्वारा बनाया जाता है। एक होता है म्यूसिन ग्लाइकोसिडेट प्रोटीन जो उपकला ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं। तो मेरे साथियों अब हम जीव विज्ञान विषय से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट है, जीव जंतु, फल फूल, सब्जी आदि के हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे जो हर एग्जाम में एग्जामिनर पर्सन पूछता है। तो मेरे साथियों जीव जंतु, फल फूल, सब्जी दे रखे हैं और उनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहला है मनुष्य। तो मेरे साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। दूसरा है बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तीसरा है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस। हिरण का वैज्ञानिक नाम है सर्विडाई। लंगूर का वैज्ञानिक नाम है होमिनोडिया। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलेरिस और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिपस मैक्सिमस।
आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। मटर का है पाइसम सेटा इवम। सरसों का है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस। प्याज का है ओलियम सेपा। कॉफी का है कोफिया अरेबिका। अंगूर का है वाइटिस वाइनिफेरा। हल्दी का है कुरकुम लोंगा। टमाटर का है लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम। नारियल का है कोकस न्यूसीफेरा। मक्का का है जियामेज। सेब का है मेलस प्यूमिया डोमेस्टिका। केले का है मूसा पेराडिसिका। गाजर का है डोकास केरोटा। बांस का वैज्ञानिक नाम है बेम्बूसा स्पे। लाल मिर्च का है कैप्सिकम एनुअम। मूली का है रेफेना सेटा इवस। कमल का है निलम्बो न्यूसीफेरा। गुलाब का है रोजा हाइब्रिडा। नागफनी फूल का है क्रेटेगस। कुमुदिनी जिसे लिली भी बोलते हैं उसका नाम है लिलियम लेसिम्फोलियम। पलास फूल का है ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा। अब मेरे साथियों दूसरा पॉइंट है जीव विज्ञान की शाखाएं। इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो एक साइड नाम दे रखे हैं और एक साइड उनका अध्ययन दे रखा है। पहला है जंतु विज्ञान। तो मेरे साथियों जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एक है एपीकल्चर। तो मेरे साथियों एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है वर्मीकल्चर। इसमें केचुआ पालन किया जाता है। एक होता है पोमोलॉजी। इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है एंटोमोलॉजी जिसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एक होता है हॉर्टिकल्चर जिसमें उद्यान विज्ञान और बागवानी का अध्ययन किया जाता है। एक होता है सेरिकल्चर जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है इक्थियोलॉजी जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऑन्कोलॉजी जिसमें कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऑर्निथोलॉजी जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ओस्टियोलॉजी जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है माइकोलॉजी जिसमें कवकों का अध्ययन होता है। एक होता है सर्पेटोलॉजी जिसमें सर्पों का अध्ययन होता है। एक होता है मर्मिकोलॉजी जिसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है पेडोलॉजी जिसमें मृदा निर्माण एवं प्रकार का अध्ययन किया जाता है। एक होता है वायरोलॉजी जिसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। एक होता है इकोलॉजी जिसमें पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एक होता है एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें हार्मोन का अध्ययन होता है। एक होता है आनुवंशिकी जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एक होता है हेपेटोलॉजी जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। एक होता है हिस्टोलॉजी जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ट्राइकोलॉजी जिसमें बालों का अध्ययन होता है। एक होता है साइटोलॉजी जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है। एक होता है ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें आंखों का अध्ययन होता है। एक होता है डेमोग्राफी जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन होता है। अब मेरे साथियों तीसरा पॉइंट है चिकित्सा से संबंधित खोज एवं खोजकर्ता। इनसे भी मेरे साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो एक साइड खोज दे रखी है और दूसरी साइड खोजकर्ता का नाम है। तो मेरे साथियों जो रक्त परिसंचरण है इसके खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वी। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु बोलते हैं इसके खोज करता है लुवेन होक। एक है पोलियो का टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्क ने। एक होता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डीडीटी की खोज किसने की? तो पॉल मुलर नामक वैज्ञानिक ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुइस पास्टर ने। जो ब्लड ग्रुप आता है रक्त समूह है इसकी खोज की लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन की खोज कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने की। बीसीजी की खोज कैलीमेट और गुरिन नामक वैज्ञानिक ने की। डायलिसिस डॉक्टर विलियम कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने की। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कैंसर का जीन रॉबर्ट वेनवर्ग के द्वारा खोजा गया और इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की? तो मेरे साथियों ये की वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। और एक्सरे किरणों की खोज रोएंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। तो मेरे साथियों अब अगला पॉइंट है मानव रोग। तो मेरे साथियों मानव रोग में पहले हम जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रोग है टिटनिस। इसका प्रभावी अंग है तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। और इसके लक्षण क्या है? शरीर में ऐंठन होती है और जबड़ा बंद होता है। दूसरा रोग है हैजा। इसका प्रभावी अंग है आंत और जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। और इसके लक्षण क्या है? लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। अगला रोग है टाइफाइड। इसका प्रभावी अंग है आंत तथा पाचन तंत्र। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार और सर दर्द होता है। अगला रोग है क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं। प्रभावी अंग है फेफड़ा और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लक्षण क्या है? बार बार खांसी के साथ कफ आना। अगला रोग है डिप्थीरिया। प्रभावी अंग है श्वास नली। जीवाणु का नाम है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई एवं दम का घुटना। अगला रोग है काली खांसी।
प्रभावी अंग है संवहन तंत्र और जीवाणु का नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। लक्षण क्या है? लगातार खांसी का आना। अब मेरे साथियों जीवाणु जनित रोग तो हो गए, अब है विषाणु जनित रोग जो कि वायरस से होते हैं। तो पहला रोग है पोलियो। प्रभावी अंग कौन सा है? गला, रीढ़ और केंद्रीय नाड़ी संस्थान। विषाणु का नाम है पोलियो वायरस। इसके लक्षण क्या है? जबर होती है, बदन में दर्द होता है, मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है। दूसरा रोग है एड्स। इसका प्रभावी अंग क्या होता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना और वजन का कम होना। अगला रोग है खसरा। प्रभावी अंग है, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। विषाणु का नाम है रूबियोला वायरस। लक्षण क्या है? शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। अगला रोग है रेबीज। इसका प्रभावी अंग है तंत्रिका तंत्र। विषाणु का नाम है रेबीज वायरस, जिसे रेब्डो वायरस भी बोलते हैं। लक्षण क्या है? पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगला रोग है चेचक। प्रभावी अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके लक्षण क्या है? ज्वर होती है, सर में दर्द होता है, जुकाम, उल्टियां और शरीर पर लाल दाने बन जाते हैं। अगला रोग है हेपेटाइटिस। प्रभावी अंग है यकृत। विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। इसके लक्षण क्या है? थकान होती है, फ्लू होता है, पेशाब व मल का रंग पीला हो जाता है, पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती है और वजन घट जाता है। अगला रोग है इन्फ्लुएंजा। प्रभावी अंग कौन सा है? यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। विषाणु का नाम है इन्फ्लुएंजा। लक्षण क्या है? खांसी होती है, बलगम होता है, छींक आती है, ज्वर और सर दर्द होता है। अब मेरे साथियों विषाणु जनित भी कंप्लीट हो गए। अब है कवक जनित रोग, जिसमें एक साइड में रोग दे रखे हैं और दूसरी साइड कवक का नाम दे रखा है। तो पहला रोग है दमा। इसका रोगजनक है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ये एक कवक होता है। एक होता है गंजापन। ये किसके कारण होता है? टीनिया कैपिटिस के कारण। एक होता है दाद। इसका कवक है माइक्रोस्पोरम। एक होता है एथलीट फुट। इसमें पैर होते हैं, वो हाथी के पैर के समान हो जाते हैं और इसका कवक क्या है? ट्राइकोफाइटोन। और एक है खाज। इसका कवक है एक्केरस स्केबीज। अब मेरे साथियों परजीवी जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं। पहला परजीवी रोगजनक है मलेरिया। इसका परजीवी होता है प्लाज्मोडियम और इसकी वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार आती है। दूसरा रोग है कालाजार। इसका परजीवी है लिस्मेनिया डोनोवानी और इसकी वाहक है बालू मक्खी। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार आती है। अगला रोग है पायरिया। इसका परजीवी है एंड अमीबा जिंजिवेलिस। इसका कोई वाहक नहीं है। लक्षण क्या है? मसूड़ों से रक्त का निकलना। अगला रोग है पेचिस। इसका परजीवी है एंड अमीबा स्टोलिटिका। इसका भी वाहक नहीं है। लक्षण है खून के साथ दस्त होते हैं। अब मेरे साथियों अगला पॉइंट है सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके स्रोत, जो हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पके फल हैं, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन ए मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B1। इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? खजूर, काजू, दूध और आलू। इनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। और मेरे साथियों इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B2। इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। मुख्य स्रोत है दही, मशरूम, पनीर, अंडा आदि। इनसे हम विटामिन B2 मिलता है। इनकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B3। इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, मछली, अंडा, मूंगफली, मटर आदि। और मेरे साथियों इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी से। अगला विटामिन है विटामिन B5। वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। मुख्य स्रोत कौन से हैं? मूंगफली, अंडे की जर्दी, दूध और फूलगोभी से हमें विटामिन B5 मिलता है। इनकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B6। इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। मुख्य स्रोत है मांस, सोयाबीन, अंडे, अनाज आदि। इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B7, जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। मुख्य स्रोत है दूध, फूलगोभी, अंडे, चॉकलेट आदि। और इनकी कमी से बाल झड़ते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B9। इसका वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड। मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, फलियां आदि। इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। वैज्ञानिक नाम है कोबालामिन। मुख्य स्रोत है पोल्ट्री उत्पाद, दूध, मांस, आंत के बैक्टीरिया, मछली आदि। इनकी कमी से रुधिर क्षीणता आती है। अगला विटामिन है विटामिन C, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मुख्य स्रोत है संतरा, खट्टे फल, अखरोट आदि।
इनकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। मुख्य स्रोत है अंडे की जर्दी, मांस, ईस्ट, लीवर, तेल आदि। और इनकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल। मुख्य स्रोत है मूंगफली का तेल, सोयाबीन, गेहूं आदि। और इनकी कमी से पेशियां कमजोर हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकोली आदि। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो मेरे साथियों, ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को साझा करना, ताकि उनकी सीटी एग्जाम में जो साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से हो सके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये सेशन केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन ही है। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऐसे ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बोल देना। मैं आपको एक दिन फिजिक्स के क्वेश्चन करवा दूंगा और एक दिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दूंगा। और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।